बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे कि कल से सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है, बहस हो रही है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एक मुआवन खुसूसी उनके एक मुशीर के बारे में कहा कि वो हर वक्त टीवी पर भौंकता है। बिलावल साहब के इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, उन पर तो हो ही रही है, लेकिन उनके साथ साथ उन लिबरल्स के ऊपर, उन खूनी लिबरल्स के ऊपर, उन सो कॉल्ड दानिश्वरों के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर जो ज़रा सी बात पे पूरा एक हंगामा बर्पा कर देते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेरा टॉपिक मुसलसल जो है वो ये जो ख़वातीन को हरासा करने का जो एक करने के हवाले से जो एक मुहिम है, वो टॉपिक उस पर मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ, उनको एक्सपोज करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस सारी मुहिम का मकसद वो नहीं है जो बताया जा रहा है। आप देखें ये जो इस तबके की ख़वातीन हैं, ख़ास इस तबके की ख़वातीन से मुराद मेरी वो ख़वातीन हैं जो इसको लीड कर रही हैं। अगर तहरीक इंसाफ के से तल्लुक़ रखने वाला कोई रुकन किसी के डीपी भी इमरान खान की तस्वीर हो, चाहे वो इमरान खान का वर्कर हो या ना हो, लेकिन उस अकाउंट से ज़रा कोई बात हो जाए, कोई तस्वीर ऐसी लाइक हो जाए, वो कमेंट ऐसा लाइक हो जाए तो तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है, पूरा कोराम मचा दिया जाता है, आहें सिसकियाँ और चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर बिलावल साहब ने खुद एक बात कर दी है, लेकिन कोई मजम्मत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये बिलावल साहब की इस वक्त परेशानी है क्या, क्यों वो सब्र और अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ते चले जा रहे हैं। और ये वही बिलावल साहब हैं जिनकी हमें बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं, तकरीर बड़ी ज़बरदस्त करता है, लीडर बन रहा है। और वैसे जितनी बार बिलावल साहब की लॉन्चिंग हो चुकी है, आप तो यकीन करें अगर कोई पाकिस्तान में ये रिसर्च करना चाहे कि बिलावल साहब को कितनी बार लॉन्च किया गया है, तो ये बहुत मुश्किल रिसर्च होगी, क्योंकि इतनी बार उनको लॉन्च किया गया है, इतनी उनकी मार्केटिंग की गई है। और ये जो ख़वातीन को हरासा करने की मुहिम को लीड करने वाली 8-10 ख़वातीन, उनमें से 4-5 हैं जो बाकायदा तौर पर बाकायदा प्रमोट करती हैं बिलावल साहब को, उनकी ज़रा ब्रांडिंग करने की कोशिश करती हैं। लेकिन बात क्या है, क्यों बिलावल साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत शदीद परेशान है, और उनकी परेशानी उनके अल्फाज से झलक भी रही है। परेशानी यह है कि एहतसाब अदालत ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। ये वही तहरीरी फ़ैसला है जिसके ज़रिए नवाज शरीफ साहब को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया, और आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। साथ अनवर मजीद साहब और अब्दुल गनी मजीद साहब पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ये केस पहले जो केसेस जरदारी साहब के बहुत डिले होता है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जरदारी साहब के वकला की हिकमत अमली बहुत सक्सेसफुल है। यकीन करें जो लीगल जो टीम है इनकी जरदारी साहब की, उनके बारे में बहुत सारे दीगर वकला कहते हैं कि अगर ये टीम नवाज शरीफ साहब की होती तो आज नवाज शरीफ साहब को सज़ा ना हो चुकी होती, इतना वो डिले करते। क्योंकि जरदारी साहब के जो वकला हैं उनको उनकी एक महारत है, और वो ये है कि किस तरह से केस को डिले करना है। इतना डिले करो कि 5-7 साल बाद आपके पास ये जवाब हो कहने के लिए कि 7 साल हो गए केस चल रहा है, अगर कुछ होता तो आज तक साबित हो चुका होता। लेकिन बिलावल साहब की परेशानी ये है कि एहतसाब अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया है, वो उस तहरीरी ऑर्डर में जो है वो तारीख, ये मोबाइल दीजिएगा, वो फिक्स कर दिया गया है, उसको तारीख को फिक्स कर दिया गया। मैं आपको अभी बता भी देता हूँ उसमें और क्या लिखा हुआ है फैसले में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये केस अब लंबा नहीं चलेगा जैसे पहले लंबे चल रहे हैं। और आपको मैं एक और चीज़ ये भी बताता चलूँ कि ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो केस है तोशाखाना रेफरेंस जिसका फैसला सबसे जल्दी आ सकता है। गो कि ये सबसे ये सबसे जितने केसेस हैं इस वक्त जरदारी साहब के ऊपर, उनमें से सबसे आखिर में अगर किसी के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है तो वो तोशाखाना रेफरेंस है। लेकिन अगर सबसे पहले किसी का फैसला आ सकता है तो वो भी तोशाखाना रेफरेंस केस है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें गवाह भी कम है और इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो भी बहुत कम है। ये जो ऑर्डर जारी किया है जज हैं सईद असगर अली साहब, और ये मैं आपको बता दूं, मैंने एहतसाब अदालत में जो केसेस अटेंड किए हैं, जो भी आपको पता है कि मैं आपके सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट केसेस नहीं थे तो मैं एहतसाब अदालत में मैं जाता रहा, तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो मैंने देखा है जज बशीर साहब बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोसीडिंग्स को चला रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा है कि जज असगर अली साहब और जज आज़म खान साहब, इनकी अदालत में डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगे किसी तौर पे। ये दोनों जजेस डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलने देंगे और ये केसेस को फास्ट ट्रैक पर चलाएंगे। ये जनाब 24 तारीख को 3 गवाहों को तलब कर लिया गया है, मोहम्मद ज़ुबैर सदीकी को, वकारुल हसन शाह को और इमरान ज़फ़र साहब को। ये प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं, नैब की जानिब से गवाह हैं, और इनको 24 सितंबर को तलब कर लिया गया है। 24 को ये तलब होंगे, इनकी गवाहियाँ शुरू होंगी, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, और इस केस का फैसला अगर जज साहब चाहें, अगर जज असगर अली साहब चाहें तो 2 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला आ सकता है। ये सबसे बड़ी परेशानी है आसिफ अली जरदारी साहब की और बिलावल साहब की। और ये भी मैं आपको बता दूं, किसी वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा
कि जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स केस से जुड़े हुए जरदारी साहब और उनके फ्रंटमैन के ऊपर 42 केसेस हैं इस वक्त। 42 केसेस, 42 अभी तक, यानी उनमें से कुछ रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हैं, कुछ इंक्वायरी की स्टेज पर हैं। ये 42 केसेस हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये 42 केसेस बनते हैं आसिफ अली जरदारी साहब पे। परेशानी ये भी है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने प्ली बार्गेन कर लिया है। परेशानी ये भी है कि बहुत सारे वादा माफ गवाह बन चुके हैं। परेशानी ये भी है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। याद रखिए, जिस केस में वादा माफ गवाह आ जाए, जिस केस में कोई प्ली बार्गेन कर ले, तो वो केस मरकजी मुलजिम के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने एक जुर्म किया है और मेरे साथ शरीक मुलजमान हैं 10 में से 2 जो है वो मान लेते हैं कि हाँ हमने ये जुर्म किया है, और वो ऐसे हो मेरे साथ शरीक मुलजमान जिनका किरदार मुझे फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो। जब वो इतराफ़ कर लेंगे कि हाँ हमने 2 नंबरी किया, और वो एक होता है वादा माफ गवाह बनना कि मैं बिल्कुल मेरे से गलती हुई है, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ, मुझे बस छोड़ दें, और ये लोग थे मेरे साथ शामिल। दूसरा है प्ली बार्गेन करना, कि मानना कि हाँ मैंने करप्शन किया है, हाँ मैंने लूट मार किया है, हाँ मैंने 2 नंबरी किया है, हाँ मैंने गैर कानूनी बात किया है, हाँ मैंने गैर कानूनी काम किया है, मैंने 2 नंबरी किया है। इतराफ़ जुर्म करते हुए पैसे वापस कर देना, और इस केस में बहुत से लोग प्ली बार्गेन कर चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जिसने ख़तरनाक सूरत हाल जरदारी साहब के लिए पैदा की, वो मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ एक वीडियो में। वो है मलिक रियाज साहब के दामाद ज़ैन मलिक साहब। ज़ैन मलिक साहब सिर्फ 6 केसेस में 9.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन कर चुके हैं, यानी 9.5 अरब रुपए वो वापस कर रहे हैं, जिनमें से 1 अरब वो वापस भी कर चुके हैं। तो जहां पर गिरफ्तारियां हो चुकी हों, जहां पे वादा माफ गवाह के सामने आ चुके हों, जहां पे प्ली बार्गेन हो चुकी हो, वहां पे परेशानी तो बनती है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके तो मामला तय हो गए हैं और वो उनको वापस लाने के लिए कोशिश भी नहीं हो रही, लेकिन जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो फास्ट ट्रैक पर चल रहे हैं, वो तेज़ी से चल रहे हैं। और इसीलिए पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ हलकों के मामला तय हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ डील नहीं हो रही, हमें एनआरओ नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि अगर आप आरिफ निज़ामी साहब को देखें, आरिफ निज़ामी साहब जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं। आरिफ निज़ामी साहब ने फैसल अब्बासी साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं 92 न्यूज़ पर 7 बजे, वहाँ पर आरिफ निज़ामी साहब ने बात की अपने प्रोग्राम में। कहते हैं कि जरदारी साहब को अभी भी नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं है। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ ने हमेशा जरदारी साहब की पीठ में छुरा घोंपा है, और अब भी अगर नवाज शरीफ को जरदारी साहब ने मजबूत किया तो नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब की पीठ में छुरा घोंपेंगे। लेकिन असल बात यह है कि नून लीग पर दम एतमाद तो है, नवाज शरीफ साहब पर एतमाद तो नहीं करते जरदारी साहब, ये बात दुरुस्त है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि मुख्तदर हलकों ने इनडायरेक्ट एनआरओ दे दिया है नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को पहले पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया, अब उनको वापस लाने के लिए उस तरह से इकदाम नहीं हो रहे, और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई टफ टाइम नहीं है, उनके सारे लोग भी रिहा हो गए। लेकिन जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो फास्ट ट्रैक पर चल पड़े हैं। यही वजह है कि बिलावल साहब अब एक तरह से गालम गलोच पर उतर आए हैं और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर चुके हैं। वो पिंडी का शैतान और शेख रशीद बेगैरत इंसान, इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। पहले भी शेख रशीद साहब के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन मसला वही है कि बिलावल जो करता रहे उस पर हमारी बहुत सी खवातीन एंकर्स बिल्कुल खामोशी। जिस तरह वनम शेख के खिलाफ वकास गुराया ने ट्वीट्स की, मजाल है किसी उनमें से करती धरती जो हैं 5-6 ये औरत मार्च की अपना इसके ऊपर मुहिम के ऊपर, ये औरत मार्च नहीं, औरत खवातीन सहाफ़ियों को हरासा करने वाले मामले के ऊपर। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर रियासत और रियासती इदारे ये देख लें कि इस मुहिम का मास्टरमाइंड कौन है और उन मास्टरमाइंड्स को फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये भी ज़रा कोई देख ले, गौर कर ले कि बहुत सारे टॉक शोज़ में इसके ऊपर पूरे सेगमेंट करवाए गए हैं। किसने ये सेगमेंट करवाए हैं, कहाँ से ये मैनेज किया गया, किसने ये शर्त रखी थी चैनल्स के ऊपर? क्या इसमें एड्स देने वाली कंपनियों का किरदार था जिनके हाथ में एडवर्टाइजिंग है सारी? क्या उन्होंने कहा था कि एक एक सेगमेंट करें, इसके ऊपर ज़रूरी है? और अगर उन्होंने कहा था तो उसकी वजह क्या है? क्यों उन्होंने कहा था कि इसको हाईलाइट करें? क्यों वो चाहते हैं कि ये मामला हाईलाइट हो? क्यों इंटरनेशनल मीडिया में इसको हाईलाइट किया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाया जा रहा है? इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात कह चुका हूँ, औरतों को गालियां देना इंतहाई गलाजत है, खबासत है, काबिल मजम्मत है। कवानीन बनने चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो औरतों को गालियां देते हैं, चाहे वो साफ़ी हो, कोई भी खातून हो। लेकिन अगर औरत, इनका इस मुहिम का मकसद औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का दिफा होता, औरतों को गालियां देने वालों की मजम्मत होती,
तो फिर अनम इलाही को जो गालियाँ वकास गुराई ने दी उसकी मजम्मत क्यों नहीं हो रही, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? डॉक्टर अरसलान खालिद, अजहर मिशवानी और मूसा वड़ाइच, मूसा विर्क, अदील वड़ाइच साहब के वो बेटे हैं, मूसा वड़ाइच, तो वो मैंने मूसा वड़ाइच कह दिया, मूसा विर्क, ये तीनों अगर फेक न्यूज़ की तरदीद करें, वजाहत दें, तो इसको तो कहा जाता है कि ऑनलाइन हरासा किया जा रहा है। अहमद वकास गुराए ने जो गालियाँ दी अनम को, जाके आप ट्विटर पे पढ़ लें, मैंने ट्वीट्स भी किए, उसके स्क्रीनशॉट फवाद चौधरी साहब ने की, शहबाज गिल साहब ने किया, ट्वीट इन साहब ने किया हुआ है, उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी, और वो जाके आप ज़बान से पढ़ लें जो मैं अपनी वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो ये मुनाफकाना किरदार हैं, मुनाफकाना चेहरे हैं, ये बेनकाब हो रहे हैं, और अच्छी बात है ये बेनकाब हो रहे हैं। बहरहाल बिलावल साहब को मैंने आपको बता दिया है कि बिलावल साहब की परेशानी क्या है, और जरदारी साहब के केसेस अब फास्ट ट्रैक पर जा रहे हैं। नैब की जो टीम है, सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं, और सुहेल आरिफ साहब हैं, वसीम साहब हैं, इरफान बुला साहब हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ एहतसाब अदालत में पेश हो रहे हैं, और लगता तो यही है कि जरदारी साहब के लिए आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। नेक्स्ट वीडियो में नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब कामिल नासरो, अल्लाह हाफिज़।